हाँ जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले सेक्शन की, सेक्शन नंबर 163। अब ये आपके सेक्शन के वर्ड का जो मतलब स्टार्टिंग है ना, वही आपको देखो क्या वर्ड दे रहा है। द वर्ड इज ऑप्शन। मींस कि दिस सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, डिपेंड्स अपॉन आर्टिकल्स की भैया अगर उसके अंदर इसका प्रोविजन डाला हुआ है तो इसको फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज ये नहीं किया जाएगा। सेक्शन की तरफ से ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं देता। तो अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो बस इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट सेक्शन बहुत प्यारा है। इसके अंदर की जो बातें बताई गई हैं, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो बहुत बेहतरीन है। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही है, प्रैक्टिकली ये थोड़ा लेस रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि कोई भी कंपनी इसको चूज करना पसंद जनरली नहीं करती है। ठीक है सर, देखते हैं क्या है सेक्शन। सेक्शन का नाम है ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि हमारे इंडियन इलेक्शन के अंदर भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ने नहीं बैठेंगे कि इंडियन इलेक्शन किस तरीके से होता है बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जिनको भी समझ होगी अच्छी बात है, नहीं तो आप इंडियन पॉलिटी नाम का जो एक सब्जेक्ट होता है उसके अंदर जाके आप इसको रेफर कर सकते हो। ऑल्दो जितना इस सेक्शन में जरूरत है उतना हम समझ के चलेंगे। ठीक है सर, तो ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए कहा जा रहा है कि भाई साहब ऑप्शन है कि आप अडॉप्ट कर सकते हो क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो हमें मोटा मोटा समझना है कि ये क्या प्रोपोर्शनल है, क्या ये प्रिंसिपल है, और बेसिकली इसको अडॉप्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों इसको सेक्शन यहां पे डाला गया। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, देखो एज अ जनरल रूल आपको पता है कि भैया कंपनी का जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है वो कैसे होता है, सिंपली मेजोरिटी से अपॉइंट होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो कि हमें एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है और किसी व्यक्ति के पास 55% की होल्डिंग है, किसी के पास 45% की होल्डिंग है, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है, अगर एक 55% वाला बंदा चाहेगा कि सपोज 3 डायरेक्टर का हमारे पास नॉमिनेशन है, इसमें से हमें किसको सिलेक्ट करना है, तो 55% वाला अगर कहता है कि जी मेरे हिसाब से इसको सिलेक्ट करना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर इसको चाहता भी होगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिलेक्ट तो ये होगा बिकॉज ऑफ मेजोरिटी। इसके पास मेजोरिटी है, तो बाय यूजिंग दिस मेजोरिटी ये इस व्यक्ति को अपॉइंट कर पाएगा एज अ डायरेक्टर। ठीक है, तो दिस इज द जनरल थिंग जो कि जनरली प्रिवेल करता है हमारी मार्केट के अंदर। नाउ ये लेकिन गलत भी है। गलत क्यों है, क्योंकि अगर इसी की चाहत चलेगी तो ऑब्वियस बात है एक तरीके से माइनॉरिटी का इंटरेस्ट यहां पे लॉस हो रहा है। माइनॉरिटी कह रहा है कि भाई साहब हमारी शेयर होल्डिंग का, हमारी वोटिंग का तो कोई फायदा ही नहीं रह गया, हम वोट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको ये चाहे उसको ये डायरेक्टर बना लेता है, चाहे वो बंदा काम का हो चाहे ना हो। ठीक है सर, तो इस माइनॉरिटी को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 163 की रिक्वायरमेंट आ जाती है। इट इंप्लाइज दैट द शेयर होल्डर्स हैविंग द वोटिंग राइट जस्ट इक्वल टू 51% can easily negate the choice of other minority shareholders who have substantial voting right as high as up to 49% in the matter of appointment of directors। मतलब कि किसी को 49% है लेकिन इसकी चॉइस की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी के पास 51% है। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी जो माइनॉरिटी होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं आराम से तौहीन की जा रही है इसकी। ठीक है सर, दस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स दो have sizable voting rights may not find it possible to appoint even a single director। आप कह रहे हैं कि sizable voting rights है ना भाई साहब, 49% कोई बहुत ज्यादा कम थोड़ा ना होता है, 51% के मुकाबले 49% कोई बहुत ज्यादा कम तो नहीं होता ना, लेकिन स्टिल ये एक भी डायरेक्टर अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं कर पा रहा। To counter this kind of unpleasant situation which may create confrontation in company and adversely affect the managerial efficiency, section 163 chalk out a system by which directors may be appointed by way of proportional representation। The provision of section 163 are stated as under। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम थी जिसके वजह से सेक्शन 163 को इंट्रोड्यूस किया गया। द थिंग इज कि इट इज ऑप्शनल। ठीक है सर, क्या कहता है, तो सेक्शन 163 की जो स्टार्टिंग लाइन है वो कहां से शुरू होती है कि भैया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविजन बताया गया हो उन सबको ये ओवरराइड करता है। सेक्शन कहता है जी जो हम कहेंगे वो होगा अगर आप इसको फॉलो करते हो तो, which implies that this section has overriding effect, that is it overrides all other provisions of the Companies Act 2013। ठीक है सर, सबको ओवरराइड करता है, बहुत अच्छी बात है। The articles of a company need to contain provisions for appointment of directors by proportional representation। मतलब कि भाई साहब आर्टिकल में होना जरूरी है, आर्टिकल के अंदर अगर होगा तभी इसकी बात चल पाएगी, अगर आर्टिकल में ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए ऑप्शन डाला गया कि भैया कंपनी चाहे तो इस सेक्शन को अपने आर्टिकल में इंसर्ट कर सकती है, और अगर इंसर्ट हो जाएगा तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपका अपॉइंटमेंट हुआ करेगा। द प्रोसीजर एज कंटेंट इन द आर्टिकल्स मस्ट बी कैपेबल इनफ टू इनेबल द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स टू हैव
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी, तो आर्टिकल जो है वो अपने आप में कैपेबल है कि अगर वो इसको इंसर्ट कर ले तो एक तरीके से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी इंसाफ दिला सकती है, उनका दिल जीत सकती है, उनका भरोसा जीत सकती है। ठीक है सर, द आर्टिकल्स नीड टू प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3, दैट इज मिनिमम 2/3 या फिर उससे ज्यादा, मतलब दो तिहाई से कम नहीं होना चाहिए, ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि अगर आप इस सेक्शन को इंसर्ट करते हो तो उस केस में 2/3 या उससे ज्यादा, मतलब कि लेट्स से अगर मैं बात करता हूं आपकी कंपनी में टोटल 6 डायरेक्टर्स हैं तो इसके अंदर का 2/3 मतलब क्या हो जाएगा 4, या फिर 4 से ज्यादा मतलब 5 और 6 डायरेक्टर जो होंगे वो होने चाहिए अपॉइंट बाय वे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। ठीक है सर, सच अपॉइंटमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मे यूज फॉलोइंग मेथड ऑफ वोटिंग। अब ये मेथड को थोड़ा सा समझना जरूरी है, ऑल्दो ज्यादा नहीं। ठीक है, बट इस मेथड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेथड इसके ने बताया क्या कि वोटिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये वोट है जिसके थ्रू प्रेसिडेंशियल वोटिंग भी होती है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, इट मींस अ कैंडिडेट गेट इलेक्टेड इफ इट सिक्योर्स द रिक्विजिट वोट्स एज कोटा। और अब पहले इस चीज को समझो, ये STV क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि आपकी वोटिंग परसेंटेज कितनी है, वोटिंग परसेंटेज कितनी है आपकी, उसको डिवाइड करो कि सीट्स कितने हैं, उसमें प्लस करो 1 और फिर प्लस करो 1। अब इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सपोज करो मैं बात करता हूं कि आपको एक ही डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो आपने जनरल देखा है भाई साहब जिसने 51% वोट कर दिया उस डायरेक्टर के फेवर में वो बंदा सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वो क्यों होता है, क्योंकि देखो वोटिंग परसेंटेज हमेशा रहेगी 100, सीट आपकी एक डायरेक्टर की है +1 एंड हियर ऑल्सो +1, तो ये क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे 50 और 50 + 1 इज व्हाट 51%। मतलब क्या है कि 51% अगर आपके फेवर में वोट आते हैं तो वो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर एक अपॉइंट करना है तो। लेकिन पंगा कहां है जहां एक अपॉइंट करना है, जहां पे सीट एक है, लेकिन अगर सीट ज्यादा होगी तो उस केस में देखो कैसे काम होगा कि सपोज करो वोटिंग परसेंटेज अगेन है 100, सीट है हमारी 4 + 1 और यहां पे 1, तो अब इसका फॉर्मूला क्या सॉल्व होकर निकल के आएगा, तो ये हो गया 5, 20 और 21। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को भी 21% या उससे ज्यादा के वोट मिलेंगे तो वो कैंडिडेट जो है हमारा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या कह रहा है, इट मींस अ कैंडिडेट गेट्स सेलेक्टेड इफ ही सिक्योर्स द रिक्विजिट वोट्स फिक्स्ड एज कोटा। मतलब कि जो भी वोट हमने परसेंटेज एक फिक्स किया इस फॉर्मूले के थ्रू, जिसको हम कोटा कहते हैं कि भैया इतना परसेंट भी अगर आपने वोट हासिल कर लिया तो यू आर इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर, उस बंदे को आपको इलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जो कि बताता है ताकि सिर्फ ऐसा ना हो कि भैया अगर सपोज 21% वोट भी अगर आ गए इस कैंडिडेट के ऊपर तो ये बंदा डायरेक्टर बन जाएगा ना, वरना इन जनरल रूल क्या चल रहा है 51% का, 51% वोट आएंगे तो डायरेक्टर बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं, और अगर डायरेक्टरशिप और ज्यादा होगी तो ये वोटिंग परसेंटेज और कम हो जाएगा। लेट्स से कि डायरेक्टर है आपके 9 डायरेक्टर आपको कंपनी के अंदर सेलेक्ट करने हैं, अपॉइंटमेंट करनी है, तो ये उस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 11% और कम हो गया। मतलब 11% वोट भी अगर इसके फेवर में आ जाते हैं एक कैंडिडेट के तो वो कैंडिडेट हमारा डायरेक्टर बन जाएगा। तो अब देखो माइनॉरिटी कितने वाले थे, 49% वाले, तो ना कुछ सही 1 या 2 या 3 डायरेक्टर तो ये अपनी मर्जी के अपॉइंट करवा ही लेंगे। 1, 2, 3 डायरेक्टर तो अपनी मर्जी के अपॉइंट करवा ही लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन की सिनेरियो क्या है, कितने डायरेक्टर की जरूरत है। हाँ, लेट्स से अगर 2 डायरेक्टर की भी जरूरत है तो भी आपका अब ये पॉइंट में आएगा। मैं खेलूंगा नहीं इसको, लेकिन आपको बस जब समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर 2 डायरेक्टर भी है तो उस केस में भी ये क्या हो गया 33 और ये 34.33%। मतलब कि एक माइनॉरिटी वाला भी अगर चाहेगा तो एक किसी बंदे को इतना वोट दे देगा, क्योंकि 49 होगा, 40% भी अगर उसके पास होल्डिंग है तो वो एक माइनॉरिटी को इतना वोट देके उसको अपनी कम से कम बोर्ड का हिस्सा तो बना सकता है ना। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बारे में डीप बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको मोटा मोटा 3 मेथड है उसको समझ के चलना है। 1 इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दूसरा है आपका क्यूमुलेटिव वोटिंग और तीसरा है अदरवाइज की भाई साहब पहला दूसरा अगर नहीं पसंद आया तो कोई और तीसरा जो भी आपको अच्छा लगता है, ट्रांसपेरेंट लगता है, इफेक्टिव मेथड लगता है, उसको आप चूज करके काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज इन्होंने 2 ऑप्शन दिया है, नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस। ठीक है सर, तो नंबर 1 को मैंने समझाने की कोशिश किया, आई होप आपको क्लियर ये हो गया होगा। दूसरा क्या कह रहा है, वोटिंग अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग। क्यूमुलेटिव वोटिंग का भी देखो मतलब बेसिकली क्या होता है कि सपोज करो आपको 6 डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी, ठीक है, सॉरी 6 डायरेक्टर आपके कैंडिडेट हैं एलिजिबल जो कि आपके पास आए हैं टू गेट अपॉइंटेड, और आपको जरूरत कितने की है, आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 3 डायरेक्टर की। तो आप क्या कहते हो उस केस में कि
जितने भी आपके वोटर्स हैं उनका एक स्लॉट बनेगा। स्लॉट बनेगा मतलब क्या हो गया कि उनके एक ग्रुप बन जाएंगे। लेट्स से 100% के अंदर 10% के आपने ग्रुप बना दिए कि भैया 10% की वोटिंग इस सेगमेंट के पास है, 10% की वोटिंग इस सेगमेंट के पास है, 10% करके वोट बना दिया गया। उसके बाद आप क्या कह रहे हो कि भाई साहब हर किसी को ना इस 6 के लिए वोट नहीं करना, 3 अपॉइंट होंगे ना, तो आपको 3 को ही सिलेक्ट करना है। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो 6 कैंडिडेट है, 1 2 3 4 5 6। अब आपने अगर 10% का स्लॉट बना दिया तो टोटल 10 स्लॉट बन गए। अब ये 10 स्लॉट जो वोट करेंगे, लेकिन वोट करेंगे 3 ही कैंडिडेट को। कोई एक सपोज कहेगा, एक स्लॉट सपोज कहेगा कि मुझको ये बंदा चाहिए, मुझको ये बंदा चाहिए, मुझको ये बंदा चाहिए डायरेक्टर के लिए, खत्म कहानी। ये और वोट नहीं करेगा। कोई और आएगा, वो कहेगा जी मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए। कोई और स्लॉट होगा, कोई और जो सेक्शन होगा आपकी वोटिंग का, वो ये कहेगा कि जी मुझको ये चाहिए, मुझको ये वाला चौथा बंदा चाहिए, मुझको ये वाला बंदा चाहिए। इस तरीके से जब सबकी वोटिंग हो जाएगी तो आपको क्या करोगे, इसका क्यूमुलेटिव निकालोगे। क्यूमुलेटिव में देखोगे कि भैया एक को वोट कितनी मिली है, 3, इसको 1 ही मिला, इसको 2 मिला, इसको 1 मिला, इसको 2 मिला, भैया ये वाला तो बंदा परफेक्ट है, इसको ज्यादा वोट मिले हैं तो ये अंदर हो गया, मतलब ये तो सिलेक्ट हो गया डायरेक्टर के लिए। इस तरीके से आप हायर वोट वाले 3 बंदे को उठा लोगे और वो आपका डायरेक्टर का पार्ट बन जाएगा। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव वोटिंग। ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल लोगों की वोटिंग करानी है, वोटिंग जितनी करानी, जितनी सीट होगी आपकी, और उसको क्यूमुलेट कर देना है, तो उस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो क्यूमुलेटिव वोटिंग को। ठीक है, काइंड ऑफ एग्जांपल कोशिश की मैंने आपको समझाने की। ऑल्दो ये दोनों मेथड को बहुत डीप में जाके समझाया जा सकता है, बट आई डोंट थिंक कि आपके लिए वो रेलेवेंट है। आपको सीधा सीधा इसका रूल याद रखना है, मेथड का नाम याद रखना है, दैट्स इनफ। ऑल्दो पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा रेफरेंस होना चाहिए कि आखिर हमने पढ़ा क्या है। नाउ थर्ड क्या कहता है, भैया ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, तो कह रहा है अदरवाइज दैट इज एडॉप्शन ऑफ एनी अदर ट्रांसपेरेंट and effective method of voting if it ensures that the board shall have fair representation of the minority interest। मतलब minority interest को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई और भी मेथड है जो कि ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि भैया ये ज्यादा फेयर होगा। इन केस मेथड स्टेटेड ए और बी आर नॉट अडॉप्टेड। ए और बी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप इससे काम कर लोगे। ठीक है सर, ऐसी अपॉइंटमेंट कितनी बार होगी, कब कब होगी, तो कहा जा रहा है सच अपॉइंटमेंट मे बी मेड वंस इन एवरी 3 years। मतलब पहले साल आपने ऐसा कर लिया तो उसके बाद अगले 3 साल के बाद आपको दोबारा इसी तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही आपको अपॉइंटमेंट करनी होगी। मतलब वंस इन अ 3 year आपको इस मेथड को, इस प्रोसीजर को अपनाना है। ठीक है सर, उसके बाद बात आती है कैजुअल वैकेंसी की। तो आपने पढ़ा था सर सेक्शन 161 का सबसेक्शन नंबर 4 जो कि बात करता था कैजुअल वैकेंसी की, तो वही यहां पे भी अप्लाई होगा। क्या कह रहा है, कैजुअल वैकेंसी ऑफ सच डायरेक्टर शैल बी फिल्ड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 161(4)। दैट इज, क्या देखा था आपने मोटा मोटा मेथड कि भाई साहब कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी तो बोर्ड के पास पावर आती है कि बोर्ड कैजुअल वैकेंसी को फिल कर लेता है, लेकिन उसने जिस बंदे को भी अपॉइंट किया अंडर कैजुअल वैकेंसी उसको रेगुलराइज कराना होता है। रेगुलराइज कराने का मतलब क्या हुआ कि जो भी अगली आने वाली जनरल मीटिंग होगी उसमें शेयर होल्डर्स की उसको क्या लेनी होती है, अप्रूवल। उसके बाद ही वो कंटिन्यू करेगा, और कंटिन्यू कब तक करता है, जब तक जिसकी जगह पे उसको अपॉइंट किया गया था उसका टेन्योर था। ठीक है, बहुत डीप में हमने सेक्शन 164 सबसेक्शन 4 पढ़ा था, सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा। एज सच कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सच कैजुअल वैकेंसी शैल बी filled as per the provision of the articles, and if there is no such provisions, मतलब या तो आर्टिकल्स में लिखा हो, अगर कोई प्रोविजन नहीं है, then the board of director may fill the vacancy through a board resolution later on। आपको पता है कि such appointment may be regularized by the shareholders at the immediately held general meeting। ओके सर, सिंपल सी बात थी कि भाई साहब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी का जो है वो एज इट इज अप्लाई हो जाता है। ना बात करेंगे एग्जाम्पशन की कि किसके ऊपर ये सेक्शन ही नहीं लगता। तो एज नॉर्मली आपको पता ही है कि गवर्नमेंट कंपनी जिसकी इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी ऐसी कॉम्बिनेशन के पास अगर इंटायर शेयर कैपिटल होगी तो उस केस में उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 163। उसके बाद बात करते हैं कोई भी ऐसी सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की जिसके अंदर इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो किसी गवर्नमेंट कंपनी का है, तो उस केस में भी आपका कौन सी गवर्नमेंट कंपनी जिसकी बात ऊपर की जा रही है, मतलब कि एक ऐसी कंपनी है सपोज ए जिसके जो पूरी पेड अप शेयर कैपिटल है वो सीजी के पास है, और ए की एक सब्सिडरी है बी जिसकी की पूरी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो किसके पास है, ए के पास है। तो बात एक ही होगी, बात तो एक ही होगी। कहीं ना कहीं जो बी के ऊपर पूरी होल्डिंग होगी वो किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई या स्टेट गवर्नमेंट की हो गई, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर आपका सेक्शन 163 जो है वो अप्लाई नहीं होता। शर्त क्या होती है आपको पता ही, सब्जेक्ट टू व्हाट, कि आपने फाइलिंग के अंदर डिफॉल्ट ना किया हो। कौन सी सेक्शन 167 वाली, सेक्शन 137 वाली और सेक्शन 92 वाली। 137 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग की बात करता है, 92 जो है वो एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग की बात करता है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 163 विच इज अ ऑप्शनल सेक्शन, बट कॉन्सेप्चुअली अच्छा सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में खैर कुछ भी आ सकता है, वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो मिलते हैं अगले पार्ट में, बात करेंगे अगले सेक्शन की। टिल देन इतना ही, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।